कहानी का ये 17वां भाग देखने से पहले इसके पहले सभी भाग अवश्य देखें। आसमान में बादल गरजने लगे थे, साथ ही काली घटाएं भी खिलने लगी थी। धारा बाहर निकलकर गाड़ी के गेट के पास खड़ी थी और उसके बाहर आते ही जितने भी लोग उग्रता के साथ तोड़ फोड़ मचा रहे थे, कुछ पल के लिए रुक गए। वो आगे बढ़ते उसके पहले ही संजना धारा के आगे आकर खड़ी हो गई और भीड़ को रोक लिया कुछ पल के लिए। उसके बगल में कुछ और महिलाएं भी आकर खड़ी हो गई, जिनमें से एक के हाथ में काले रंग का डिब्बा था और प्लान यही था कि धारा को घेर कर पहले पीटेंगे, फिर काले रंग से उसका चेहरा पोत कर उसको जूतों की माला पहनाएंगे और घुमाकर उसे शर्मिंदा करेंगे ताकि वो मान को छोड़कर चली जाए। सबकी नजरें धारा पर थी। उस पर हमला करने को पूरी तरह तैयार थे सब, और धारा ने अपनी नजरें सभी पर बना रखी थी। काफी दिनों से इतना कुछ झेल और सुन चुकी धारा का सब्र अब जवाब दे रहा था। जितने उग्र संजना के भड़काने से लोग हुए थे, आज उससे कहीं ज्यादा गुस्सा धारा के अंदर भरा था। धारा और भीड़ के बीच संजना खड़ी थी और हाथ बांधे धारा को देखकर मुस्कुरा रही थी, जैसे बताना चाहती हूँ कि धारा कुछ भी नहीं है उसके आगे। खबरदार जो मेरी तरफ एक कदम भी बढ़ाया तो। सबके बीच घिरी अकेली धारा ने सामने खड़े हर व्यक्ति को वार्निंग दी थी। क्यों डर गए? संजना की नजरें मजाक उड़ा रही थी और चेहरा धारा के लिए नफरत बयान कर रहा था। डरना तो तुम्हें चाहिए। तुम अभी जो कर रही हो ना, इतने लोगों के जज्बातों के साथ खेलकर, जब उन लोगों को तुम्हारी सारी असलियत पता चलेगी तब क्या होगा पता भी है? यही भीड़ उस वक्त तुम्हारे खिलाफ खड़ी होगी। बताएगा कौन? तुम कुछ बोलने लायक रहोगी तब ना। सजना धारा के कान के नजदीक आकर इतना धीरे बोली कि सिर्फ धारा ही सुन पाई। बोलकर संजना ऐसे पीछे हटी जैसे धारा ने उसे धक्का मारा हो। उसे साथ खड़ी महिलाओं ने संभाला और एक औरत धारा पर बरस पड़ी। शर्म नहीं आती है कि तुम्हें, औरत होकर दूसरी औरत का हक खाते हुए, बिना शादी के गैर मर्द के साथ रहते हुए? कितनी बेगैरत और घटिया इंसान हो तुम। क्या यही संस्कार सिखाए हैं तुम्हारे माँ बाप ने? जुबान संभाल कर बात कीजिए। पहली बात तो मैं जिसके साथ रहती हूँ वो मेरे पति हैं, कोई गैर नहीं। और संस्कारों की बात तो मत कीजिए, मैंने इनके संस्कार खुद अपनी आंखों से देखे हैं होटल ब्लू हेवन में। धारा ने घृणा से संजना की तरफ देखते हुए कहा, और उसकी बात सुनते ही संजना का चेहरा सफेद पड़ गया। चेहरे की हवाइयां उड़ने लगी। घबरा कर वो चिल्लाने लगी, अरे देखो क्या क्या बोले जा रही है। आप लोग कुछ तो कीजिए। यही सब बोलकर इसने मेरा पति और ससुराल मुझसे छीन लिए। संजना छाती पीट कर रोने लगी और इस वक्त अकल से अंधी हुई भीड़ पूरी तरह बहरी भी हो चुकी थी। उन्होंने धारा की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बल्कि संजना का रोना असर कर गया। वो सब धारा की तरफ झपटने को आई। धक्का मुक्की होने का फायदा उठाकर संजना ने धारा का हाथ पकड़कर अपने सीने पर रख लिया और पीछे इस तरह गिरने को हुई जैसे धारा उसे धक्का मार रही हो। संजना के इस तरह की कृत्य से धारा भी उसके साथ नीचे गिरने को ही, पर उसने खुद को काफी हद तक संभाल लिया। पर लोगों को दिखा कि धारा ने संजना को धक्का दिया है और वो सारे धारा पर टूट पड़े। सिर्फ काले रंग के साथ ही नहीं, बल्कि लाठी और डंडे भी उनके हाथ में थे। एक औरत ने धारा की साड़ी का पल्लू पकड़ लिया था। पास खड़े एक आदमी ने धारा पर लाठी से वार कर दिया, पर उसी पल में फायरिंग की आवाज हुई और इसके साथ ही धारा पर पड़ती लाठी को मान ने बीच में आकर पकड़ लिया और पूरे जोर के साथ पीछे धकेल दिया। उसके साथ सुमेर जी भी वहां पहुंच गए थे। उनके ही एक सिक्योरिटी गार्ड ने उनको उसी वक्त फोन लगा दिया था। पुलिस बल की गाड़ियां भी उनके साथ आकर रुकी थी और उसमें से निकलकर पुलिस दस्ते ने लोगों की भीड़ पर लाठियां बरसाना शुरू कर दिया। भीड़ बने लोग अब दूसरी तरफ भागने लगे थे। इसके साथ ही बारिश भी शुरू हो चुकी थी। विराज भी भागता हुआ वहां पहुंच गया था और अम्मान के साथ उन लोगों को जमकर ढूंढते हुए पीछे धकेल रहा था। बाकी का काम पुलिस बल के लोगों ने संभाला तो वो दोनों धारा की तरफ भागे। बारिश ने जोर पकड़ लिया था। सभी लोग पानी में भीगने लगे थे। इसका फायदा उठाकर काफी सारे लोग वहां से भाग भी चुके थे। मान धारा के पास पहुंचा। वो इस वक्त पानी से पूरी तरह भीग चुकी थी।
और सिर से खून पानी के साथ बह रहा था। उसे सुमेर जी ने संभाला हुआ था। बहुत रोकने के बाद भी लाठी का एक प्रहार धारा के सिर पर हो चुका था और इस वक्त उसके सिर से खून की धारा बह रही थी। सुमेर जी ने जेब से रुमाल निकालकर धारा के सिर पर लगा दिया ताकि बहते खून को रोक सके। धारा का हाल देखकर पहले से गुस्से में भरा मान बुरी तरह बौखला गया, पर कुछ भी करने से पहले उसने धारा को हॉस्पिटल ले जाना सही समझा। वो धारा को उठाकर अपनी गाड़ी की तरफ भागा। तुम भी धारा और मान के साथ हॉस्पिटल जाओ, मैं यहाँ सब देखता हूँ, पर डेढ़ आप अकेले। विराज ने सुमेर जी की तरफ देखा और सुमेर जी ने विराज को जलती हुई नजरों से देखा, जैसे कि कहना ना मानने पर पता नहीं वो क्या कर देंगे। उनका रौद्र रूप और अंगार बरसती आंखें देखकर विराज की हिम्मत नहीं हुई दोबारा कुछ बोलने की और वो मान और धारा की तरफ बढ़ गया। मान धारा को गाड़ी में बैठा चुका था। खून ज्यादा ही निकलने लगा था। मान धारा के सिर को अपने हाथों से दबाकर खून रोकने की कोशिश कर रहा था। दोनों भाई धारा को लेकर हॉस्पिटल की तरफ निकल गए। इधर सुमेर जी के सामने थाने का एसएचओ खड़ा अपनी सफाइयां पेश कर रहा था। सर, हमें नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा। हम लोग तो सिर्फ ड्यूटी बदल रहे थे और 10 मिनट की देरी हो गई थी दूसरी टीम को आने में। और इससे पहले तो ये लोग शांति से ही प्रदर्शन कर रहे थे। पता नहीं ये सब अचानक से कैसे हो गया। जब दूसरी टीम ने अपनी ड्यूटी संभाली नहीं थी तो उससे पहले ही पहली टीम यहाँ से गई कैसे? सुमेर जी गरज पड़े थे एसएचओ पर। साथ ही उन्होंने जिला कलेक्टर को भी फोन लगा दिया था। एसएचओ के पसीने छूटने लगे थे। ये सब मुझे आप लोगों की साजिश और मिली भगत का नतीजा लग रहा है, वरना इतना सब कुछ अचानक से हो जाता इम्पॉसिबल। अगर मेरी बहू को कुछ हो गया तो याद रखिएगा, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। सुमेर जी ने गुस्से में अपने जबड़ों को भींचते हुए कहा और उनकी जलती हुई नजरें इस वक्त संजना पर थी, जो इस वक्त अनशन वाली जगह जाकर चुपचाप बैठ गई थी। वो भी पानी में भीगी हुई थी। सुमेर जी का दिल आज उसे देखकर नफरत के साथ अफसोस से भर गया। क्या से क्या कर दिया था इस बेवकूफ लड़की ने, जिसे हमेशा बेटी की तरह माना था। ये सब मेरे घर के आगे से 1 घंटे के अंदर अंदर हट जाना चाहिए। बाई हुक और बाई क्रुक मुझे कोई मतलब नहीं है। इस लड़की को और इसके सारे साजो सामान को यहाँ से उठाकर कहीं भी फेंको, पर अब ये मुझे यहाँ नहीं दिखनी चाहिए। इसके हर इल्जाम का जवाब इसे अदालत में ही मिलेगा। उसके पहले ये तो क्या, इसकी परछाई भी यहाँ नहीं दिखनी चाहिए। और हमारे लिए जिसको जो समझना है समझे, जो मानना है माने, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सुमेश गुर्राते हुए वहां से हॉस्पिटल के लिए निकल गए। सुमेश के जाते ही एसएचओ का फोन बज उठा। फोन रिसीव करने के तुरंत बाद ही उन्होंने ऑर्डर दे दिया, सबको यहाँ से धकेल कर निकाल देने का। हिम्मत कर संजना, हिम्मत कर। बस कुछ दिनों की बात और है, फिर सब ठीक हो जाएगा। पेड़ के सहारे खड़ी संजना अपने दोनों बाजुओं को हाथों से रगड़ती हुई मन में बड़बड़ा रही थी। इस वक्त वो पूरी तरह से भीगी हुई थी और उसके सामने वो जगह हटाई जा रही थी जहां वो धरना देकर बैठी थी। अपनी खाली नजरों से वो उस जगह को हटाते हुए देख रही थी, पर उसकी आंखों में इस वक्त सुमेर जी का नाराज और नफरत से भरा चेहरा घूम रहा था। उनकी नाराज नजरें संजना को खा रही थी, जिन्होंने हमेशा ही प्यार और ममता से देखा और बात की हो, आज वो उसे नफरत से देख रहे थे। मान और विराज का तनाव से भरा परेशान सा चेहरा उसे याद आ रहा था। विराज की नजरों में भी उसे अपने लिए नफरत दिखी थी और मान, वो तो जैसे जितनी शिद्दत से उसे प्यार करता था उतनी ही शिद्दत से अब उससे नफरत करने लगा था। और जिस तरह से वो धारा को उठाकर ले जा रहा था उसकी परवाह कर रहा था। संजना की जान ही जल गई थी। बस एक बार मुझे इस घर में जाने का मौका मिल जाए, देखना फिर एक एक से माफी मांगकर मना लूंगी सभी को। अंकल, दादू, दादी, सबसे कान पकड़कर माफी मांग लूंगी। किससे माफिया मांगी जा रही है भाई? संजना के आगे नीतू हाथ बांधे खड़ी थी। कुछ नहीं, आप कब आई? नीतू पर संजना का कोई ध्यान नहीं था तो थोड़ा घबरा गई कि कहीं उसने पूरी बात बोलते हुए ना सुन लिया हो। और अब संजना ने देखा कि सामने से प्रतिभा भी चली आ रही है। थोड़ी देर तुम्हें अकेले क्या छोड़ा? तुमने तो सारी फिल्में पीट दी संजना।
पार्थिवा ने कहा और संजना के आगे आकर खड़ी हुई। उसके हाथ में चाय का डिस्पोजल ग्लास और एक थर्मस था जिसमें से चाय निकालकर उसने संजना को पकड़ा दी। आप दोनों कहाँ गायब हो गई थी? इतनी मुश्किल से मौका हाथ लगा था और सब पर पानी फिर गया। संजना उसके हाथ से चाय लेते हुए पूछ रही थी। नीतू और प्रतिभा ने इस सवाल पर एक दूसरे को देखा क्योंकि दोनों उस वक्त जानबूझकर ही गायब हुई थी। पता था कि ऐसा कुछ होगा। काफी सालों का एक्सपीरियंस था दोनों को और फिजूल के मामलों में दोनों अपना नाम नहीं आने देना चाहती थी। देखो, हमें कई सारे काम होते हैं, अब एक जगह तो बैठे नहीं रह सकते ना। फोन आ गया था और काम था जरूरी तो जाना पड़ा, पर तुम्हारे लिए तो पूरा इंतजाम करवा कर गए थे ना। पता है कितनी मुश्किल से सारी सेटिंग करवाई थी। नीतू ने पार्थिवा की तरफ देखते हुए संजना से कहा। पार्थिवा ने भी उसकी बात का समर्थन किया। पता भी है क्या क्या नहीं किया था इस थोड़ी देर के ड्रामे के लिए। तुम्हें सिर्फ उस लड़की को थोड़ा बहुत पीटना था, फिर उसका मुंह काला करके जूतों की माला पहनाकर कुछ पिक लेनी थी ताकि सोशल साइट पर डाल सके। पर यहाँ तो पता नहीं कौन कौन से तमाशे हो गए। अरे उसके सिर पर डंडे लाठियां बरसाने को किसने कहा था? हमें खून खराबा थोड़ा ही करना था। प्रतिभा संजना को सुनाने में लगी थी। मुझे नहीं पता ये सब किसने किया। तय लोगों के अलावा यहाँ वो भी लगे थे जो बिना पैसों के सच में मेरे साथ हैं। उन्हीं में से किसी ने गुस्से में आकर मार दिया होगा। संजना ने लापरवाही से कंधे उचकाते हुए अपनी बात कही, साथ ही वो अपनी चाय की चुस्कियां भी ले रही थी। वैसे चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा उसे। थोड़ा बहुत खून बहा होगा, बाकी थोड़ा बहुत स्टिचेस आएंगे, कुछ दिन में ठीक हो जाएगी। अब संजना अपने डॉक्टरी तजुर्बे के आधार पर पूरे यकीन से बोली। हाँ, तुम्हें तो सब पता ही होगा ना, पर यहाँ से तो अब अपना तंबू उखड़ चुका है। पूरे किए कराए पर पानी फिर गया। अब दूसरी जगह थोड़े बहुत प्रदर्शन करना बाकी। अब कोर्ट में केस की पहली हियरिंग जल्दी होने वाली है और ताज्जुब की बात है कि ये जल्दी शेखावत परिवार की तरफ से की जा रही है, नीतू ने बताया। चलो अच्छा ही है ना, हमारे पास सबूत तो पक्के हैं। ये केस हम ही जीतेंगे और उनको तुम्हें अपने घर की बहू मानना ही पड़ेगा। प्रतिभा की बात सुनकर संजना मुस्कुरा दी और उनकी नजर हवेली की तरफ उठ गई। इधर हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर के बाहर मान और विराज खड़े थे और सामने से सुमेर जी और रघुवीर जी चले आ रहे थे। उनके साथ सरस्वती जी और परिणीता भी थी। कहाँ है दारा, कैसी है अब वो? सरस्वती जी ने आते ही मान की तरफ देखकर पूछा। बोलने से पता चल रहा था कि इस वक्त वो कितनी परेशान और चिंतित है। जबकि सुमेर जी और रघुवीर जी की नजर सामने ऑपरेशन थिएटर की तरफ थी। वो कुछ नहीं बोले और चुपचाप जाकर मान के पास खड़े हो गए। बात कोई भी किसी से नहीं कर रहा था, पर गंभीरता सबके चेहरे का हाल बता रही थी। इतनी ज्यादा एहतियात के बाद भी यह हादसा हो चुका था जिसका सभी को बड़ा अफसोस था। मान का चेहरा इस समय बिल्कुल उतर चुका था। परेशानी उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। सिर में चोट आई है, स्टिच लगाने के लिए लेकर गए हैं, विराज ने सरस्वती जी को बताया और पास में लगी चेयर पर उन्हें बैठने को कहा। सरस्वती जी की नजरें मान की शर्ट पर थी जिस पर काफी सारा खून लगा हुआ था। वो मान को ऐसे देखकर अब परेशान हो गई थी। सब ठीक हो जाएगा दादी, आप चिंता मत करो, उनकी नजरों को फाँप कर विराज ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा। थोड़ी देर के इंतजार के बाद ओटी का दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर आ गए थे। टांके लगा दी हैं सर में, पर होश तो सुबह तक ही आएगा इन्हें। सुबह तक? सरस्वती जी सुनकर चिंतित हो गई। माता जी, लाठी का काफी तेज प्रहार हुआ था सिर पर और खून भी काफी बह गया, पर चिंता की कोई बात नहीं है। सुबह तक होश में आना इनकी सेहत के लिहाज से भी सही है। नींद बहुत अच्छी मेडिसिन होती है रिकवरी की, इससे पेशेंट को भी आराम मिलता है। आप चिंता मत कीजिए और थोड़ी देर में उनको रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा। धारा का हाल बताकर डॉक्टर वहां से जा चुके थे और कुछ ही देर में धारा को भी रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। रात होने तक मान ने सभी को समझाकर घर भेज दिया था कि वो रात में धारा का ध्यान रख लेगा। हॉस्पिटल में ज्यादा किसी को रुकने की परमिशन नहीं थी तो सभी को मान की बात मानते हुए घर जाना ही पड़ा। रात का वक्त था और कमरे की डिम लाइट ऑन थी जिसकी वजह से कमरे में हल्की रोशनी हो रही थी। मान धारा के बेड के पास चेयर लगाकर बैठा था। वो पूरी तरह से बेहोशी में थी। मान अभी भी उन्हीं कपड़ों में था।
शर्ट पर फोन लगा हुआ था। साइड लगे सिंगल सोफे पर बैग रखा था जिसमें उसके लिए घर से आए कपड़े रखे थे। मान की नजरें धारा के निस्तेज पड़े चेहरे पर थी और वो उसका हाथ अपने हाथ में लिए सहला रहा था। उसे वो पल याद आ गया जब धारा के सिर पर लाठी का प्रहार हुआ था। लगा कि जैसे उसकी जान ही निकल जाएगी। इतने सालों से संजना के साथ रहकर भी जो एहसास उसे नहीं हो पाए थे, वो धारा के संग कुछ ही दिनों में होने लगे थे। और अब उसे पता चला था कि प्यार किसे कहते हैं और आकर्षण किसे। और इसी वजह से संजना को भूलने में जहां उसे कुछ दिन भी नहीं लगे, वहीं अगर धारा को कुछ हो जाता तो शायद वो जी भी नहीं पाता। थोड़ी देर बाद ही डोर पर नॉक हुआ और कावेरी जी विशाल के साथ रूम में आई। उनको देखकर मान अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसने ही उनको फोन करके धारा का हाल बताया था। उनके अंदर आते ही मान ने रूम की लाइट ऑन कर दी। बेड पर लेटी धारा को देखकर दोनों ही उसके नजदीक चले आए। धारा का पूरा सिर इस वक्त पट्टियों से बंधा था। उनको देख मान उठकर साइड में खड़ा हो गया और जब कावेरी जी का ध्यान मान की तरफ गया, तब मान ने पास आकर उनके पांव छुए। जीते रहो बेटा। धारा अब कैसी है? धारा के बारे में सुनकर कावेरी जी काफी घबरा गई थी। ठीक है, पर अभी बेहोशी में है, बताते हुए मान का ध्यान विशाल पर, जिसके चेहरे पर कई जगह चोटों के निशान थे और उसके सिर पर भी इस वक्त पट्टी बंधी थी। कपड़े कुछ जगह से फटे हुए थे और उन पर मिट्टी लगी थी। ये सब कैसे हुआ बेटा? इतनी बुरी तरह किसने मारा धारा को? कावेरी जी ने धारा के जख्म को देखते हुए पूछा। इस वक्त कुछ ज्यादा ही चिंतित और व्यथित लग रही थी कावेरी जी, और उनके पूछने पर मान ने सब बता दिया जो हुआ था। इतनी सुरक्षा के बाद भी इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई बेटा? कावेरी जी ने मान से पूछा तो मान बोला, चूक हुई नहीं है, करवाई गई है, वरना ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं था। बताते हुए मान का चेहरा सख्त हो गया था। इसे होश कब तक आएगा? इस बार विशाल ने पूछा। उसके बोलने में कुछ फर्क पता चल रहा था। सुबह तक आ जाएगा, चिंता मत करो, अब ठीक है वो। पर ये तुम्हारे चेहरे पर क्या हुआ है? कब से वो विशाल को ध्यान से देख रहा था। उसके पास आकर मान ने देखा कई जगह चोटों के नीले काले निशान बने थे। होठों के पास कट लगा था और जख्म ताजा लग रहा था। तुम्हारी लड़ाई हुई है क्या किसी से? मान के पूछने पर विशाल ने कावेरी जी की तरफ देखा, जैसे पूछ रहा हो कि अब क्या कहे। कावेरी जी ने इशारे से बताने को कह दिया। विशाल बोला, साथ में काम करने वाले वर्कर्स के साथ थोड़ी बहुत कहासुनी हो गई थी। जितना बताना चाहता था उतना विशाल ने बता दिया था। मान उसे गौर से देखकर बोला, थोड़ी बहुत? देखकर लग तो नहीं रहा कि बात थोड़ी बहुत होगी। कौन है वो लोग और इस हद तक बात हुई कि उन्होंने तुम्हारे साथ मारपीट की? मुझे बताओ, कहाँ काम करते हो तुम? विशाल बोला, रहने दीजिए ना जीजा जी, वैसे भी मैंने वहां से काम छोड़ दिया है तो कोई मतलब नहीं रहता किसी भी बात का। मान बोला, कैसे मतलब नहीं रह जाता? कोई भी तुम्हें कुछ कहेगा, मारेगा और तुम बात को जाने दोगे ऐसे ही? सही में तुमने काम छोड़ा तो क्या तुम्हें मारने वालों ने भी वहां से काम छोड़ दिया क्या? काम छोड़ा है या काम से निकाल दिया? बात क्या है विशाल, सही सही बताओ। विशाल बोला, रहने दीजिए ना आप फालतू बातों को जीजा जी। अभी धारा पर ध्यान दीजिए, उसे जरूरत है आपकी इस वक्त। धारा का मुझे पूरा ख्याल है, इसी के लिए हूँ यहाँ। पर धारा की फैमिली भी मेरी फैमिली है ना, उनका ध्यान रखना भी तो मेरा फर्ज है। बताओ क्या हुआ था? विशाल चुप था। सुनकर भी तो मान ने अंदाजा लगाया, इस झगड़े की वजह कहीं धारा तो नहीं। विशाल तो कुछ बोला नहीं, पर मान ने अंदाजा लगा लिया और कावेरी जी का चेहरा थोड़ा हल्का पड़ गया। फिर आखिर विशाल ने भी गहरी सांस छोड़कर मान की बात पर सहमति जता दी। उल्टा सीधा बोल रहे थे धारा के लिए। कैसे सुन लेता मैं? हो गई लड़ाई सबसे मेरी? विशाल के बोलने का लहजा थोड़ा तेज हो गया था। आराम से बोलो। विशाल की ऊंची आवाज सुनकर कावेरी जी ने टोका। विशाल उनके टोकने से थोड़ा शर्मिंदा हुआ, क्योंकि उसकी बात करने का अक्सर यही तरीका होता था, हमेशा सभी से चिढ़कर और चीख कर ही बोला है वो। सॉरी। मान से माफी मांगकर वो फिर से चुप हो गया तो मान बोला, कोई बात नहीं, वैसे ये सब कुछ धारा की वजह से नहीं, मेरी वजह से हो रहा है। मेरी वजह से ही धारा और आप सबको ये सब कुछ सहन करना पड़ रहा है। बिना बात बिना कसूर इतने इल्जाम सह रहे हैं आप लोग और आज धारा की ये हालत है।
अभी कुछ देर पहले तो आप हमें अपनी फैमिली कह रहे थे और अभी इस तरह की बातें कर रहे हैं जैसे हम पराए हों। विशाल ने कहा और उसके बोलने का तरीका वैसा ही था जिसको मान समझ चुका था कि इस तरह बोलना आदत है विशाल की। हालातों ने उसे ऐसा ही बना दिया है। पर कावेरी जी अपना सिर हिलाकर रह गई। ये लड़का कभी नहीं सुधर सकता। उनकी बातों के बीच ही अचानक से धारा कसमस आई। वो बेहोशी में ही हल्की आवाज में कुछ बड़बड़ा रही थी। बान ने उसे शांत करने की कोशिश की और तुरंत ही डॉक्टर को बुलवा लिया। डरने की बात नहीं है मिस्टर शेखावत, ये बहुत गहरी नींद में है और बस पिछला जो भी दिन गुजरा है उसी की कोई बात इस वक्त बेहोशी में भी इनके दिमाग में याद बनकर घूम रही है और ये इस तरह रिएक्ट कर रही हैं। ऐसा हो जाता है, आप चिंता मत कीजिए। दिमाग एक्टिव है इनका और ये सब नॉर्मल है। डॉक्टर मुस्कुरा दिए क्योंकि मान कुछ ज्यादा ही चिंता कर रहा था। कुछ ही देर में डॉक्टर जा चुके थे धारा का चेकअप करके। जीजा जी, आप अपने कपड़े बदल लेते, कहे तो मैं ले आता हूँ आपके घर से। मान के खून से सने कपड़ों को देखकर विशाल बोला। मान बोला, थैंक यू, बट इसकी कोई जरूरत नहीं है, पहले ही घर से आ चुका है पेन। आप दोनों बैठिए, मैं चेंज करके आता हूँ। फिर मेरे साथ चलना तुम विशाल। कहाँ? विशाल ने पूछा तो मान ने कहा, तुम्हारा ट्रीटमेंट भी करवा लो, काफी चोटें आई हैं तुम्हें भी। विशाल बोला, मैंने दिखा लिया था डिस्पेंसरी में, आप चिंता मत कीजिए, आप चेंज करके आ जाइए। कुछ देर बाद मान कपड़े बदल कर आ चुका था और धारा का हाथ अपने हाथ में लिए बैठा था। विशाल और कावेरी जी जा चुके थे। विशाल की नौकरी छूट गई थी तो मान ने उसे अपने पास काम करने का ऑफर दिया, जिसे विशाल ने अपने ही अंदाज में मना कर दिया कि उसे अपनी बहन के ससुराल में काम नहीं करना और कुछ दिनों बाद उसे कहीं ना कहीं काम मिल ही जाएगा। और उसकी जिद के आगे मान भी कुछ कह न सका। कमरे की लाइट ऑफ कर मान धारा के पास चेयर लगा कर बैठ गया। धारा के सिर को सहलाते हुए मान की उंगलियां धारा के चेहरे पर आ रुकी और अब उसके गालों को सहला रही थी। जब कभी दोस्तों के बीच अपने अपने प्रेम या अफेयर्स की बातें चलती थी तो मान हमेशा ही कहता था कि मैं तो इस मामले में पूरा पक्का वाला स्वार्थी हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि जो भी लड़की मेरे जीवन में आए वो सिर्फ और सिर्फ मुझे ही देखे, मुझे ही चाहे, उसे मेरे सिवाय कोई और तो क्या, वो खुद भी दिखाई ना दे, मुझे वो पागलों की हद तक चाहे और जरूरत पड़ने पर मेरे लिए मरने तक को तैयार हो जाए। पुरानी बातें सोचते हुए मान के चेहरे पर हंसी के साथ आंखों में नमी भी आ गई। कितना गलत सोचता था वो। आज धारा बैंड पर थी, वो भी उसकी वजह से। और जब मान ये बातें अपने दोस्तों से कहता था तब उसकी नजरों में और दिल में संजना का चेहरा होता था। वो उससे हमेशा यही उम्मीद रखता था। संजना का ध्यान आते ही मान का मन नफरत से भर उठा। उसके ख्याल को दिल से निकाल कर मान ने चेयर को धारा के बेड के और नजदीक खींच लिया और बैठे बैठे ही अपना सिर धारा के सिरहाने पर रखकर उसे निहारने लगा। उम्मीदें उसने गलत जगह लगा ली थी जिसका आज वो हर्जाना ही भर रहा था, अपने घर वालों को और धारा को परेशान करके। अभी तक संजना ने हमेशा मान को अपने लिए पागल होते और उससे अंधा प्रेम करते हुए ही देखा था, जिसका उसने हमेशा गलत फायदा उठाया और आज भी वही सोच लेकर चल रही थी कि मान को मना लेगी। पर मान इस बार नहीं संजना, इस बार नहीं बख्शने वाला तुम्हें, न तुम्हारे पापा के नाम पर और ना ही औरत होने के नाते। तुम इज्जत देने की भी लायक नहीं हो। तुम्हारी एक एक करतूतों का चिट्ठा अब सरे आम खुलेगा। सब सोचते हुए मान ने एक बार फिर धारा का सिर सहला दिया और काफी देर तक उसे देखता रहा। और किस पहर उसे नींद लगी पता नहीं चला। सिरहाना सुकूनदायक जो था, रात का पहर खत्म हो चुका था और होते दिन के हल्के उजाले के साथ ही धारा की बेहोशी भी टूटने लगी। सिर में तेजी से दर्द महसूस हुआ जो बेहोशी खत्म होने के साथ बढ़ रहा था। ताजे जख्म का दर्द सिर में महसूस हुआ। आंखें खोलने के साथ हल्का धुंधलापन आ रहा था। चारों तरफ नजर फेर कर देखा, डीम लाइट की बहुत हल्की सी रोशनी हो रखी थी और ध्यान से देखने पर खुद को हॉस्पिटल के रूम में पाया। याद आया जब मान उसे लेकर भागा था और उसी पल उसे मान का ध्यान आया। रूम में जहां तक देख सकती थी नजर दौड़ाई, वहां तो मान कहीं भी नहीं दिखा, पर अपने पीलों पर कान के पास से आती गर्म सांसों की आवाज ने उसे महसूस करा दिया था कि वो उसके करीब है
और अब एहसास हुआ कि कमर पर भी कुछ भारी सा लिपटा है। थोड़ा सा गर्दन घुमाकर देखने से ईमान का चेहरा दिख गया जो उसके पीलों पर ही रखा था, और एक हाथ धारा की कमर पर। गहरी नींद में मान उसके पीलों पर सिर रखकर सोया हुआ था और अपने दाहिने हाथ को धारा की कमर पर लपेटे हुआ था। मान का उसके साथ इस वक्त होना धारा को इतना सुखद और सुकून भरा एहसास दिला रहा था कि दर्द के बावजूद भी उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, और उसका हाथ अपनी कमर पर रखे मान के हाथ पर चला गया, और धारा ने मान के हाथ को हल्का सा सहला दिया, और इस क्षण ने मान की नींद में खलल डाल ही दिया। वो वैसे भी रात में कई बार उठकर धारा को देख चुका था, और अभी भी कुछ देर पहले ही उसकी नींद लगी थी। धारा के हिलने भर के एहसास से ही मान उठ गया और उसने बिलों से सिर उठाकर धारा के चेहरे की तरफ देखा। आंखें खोले धारा उसी की तरफ देख रही थी। उठ गई तुम? खराश भरी धीमी सी आवाज में माँ ने पूछा, और वो तुरंत ही खड़ा हो गया। थोड़ी सी हैरानी थी, पर नींद भरी आंखें कहाँ कुछ पता चलने देती। झुककर धारा के चेहरे को निहार कर उसके सिर को सहलाते हुए मान के हाथ धारा के गालों पर आकर ठहर गए। कैसा लग रहा है? दर्द हो रहा है क्या सिर में? नींद भरी आंखें, भरी हुई पलकें और फूले हुए होंठ। मान का चेहरा पूरी तरह से उन्नीदा और बिखरा सा लग रहा था, पर धारा की फिक्र ने उसे जागने पर मजबूर किया हुआ था। हाँ, सिर्फ सिर को हिलाकर मान के सवाल का जवाब दिया। मैं डॉक्टर को इन्फॉर्म करके आता हूँ, कहकर जाने लगा, पर धारा ने हाथ पकड़ लिया ताकि वो जा न सके। अब तो हर दर्द की दवा वही जो था, डॉक्टर क्या ही कर लेता आकर। मान को देखने भर से ही सुकून उतर आता था दिल में दबे हुए एहसासों को तो अब वो पूरे हक से जीने और महसूस करने लगी थी। दिल में दब चुकी चाह ने सिर उठाना शुरू कर दिया था, और इसी प्यार ने ही इस वक्त धारा को ताकत दी थी, और वो पूरे हक और अधिकार के साथ इतनी भीड़ का सामना करने को तैयार थी। संजना को जवाब देने को तैयार थी और पूछना चाहती थी कि किस हक से वो मान के साथ ये सब कर रही है, जबकि मैं मौजूद हूँ उनकी पत्नी के रूप में। क्या हुआ? धारा ने हाथ पकड़कर रोकना चाहा, तो फिर उसके करीब आकर पूछा, और बिना बोले ही नजरों से जवाब मिला कि कुछ पल ठहर जाए धारा के पास। दोनों हाथों में धारा के चेहरे को भरकर थोड़ा झुककर मान ने धारा के माथे पर होंठों को रख दिया। प्यार के यही तो एहसास होते हैं जो कठिन से कठिन परिस्थिति में एक दूसरे के लिए कुछ भी कर गुजरने की हिम्मत देते हैं, और बिना डॉक्टर के ही बंदे का इलाज कर देते हैं। धारा को इस वक्त डॉक्टर की नहीं, मान के साथ की जरूरत थी, जिसके लिए इतना सब कुछ सहने को तैयार थी। वो साथ है, और क्या ही चाहिए था इस वक्त उसे? क्या जरूरत थी गाड़ी से बाहर निकलने की? देखो क्या कर दिया उन लोगों ने। इन सब में तुम्हें कुछ हो जाता तो? धारा के बगल में मान कुछ जगह बनाकर बैठा और धारा का हाथ अपनी दोनों हथेलियों में थाम चूम लिया और कुछ पल उनको सहला दिया। धारा की जरूरत को समझ रहा था इस समय मान। वो गुजरा हादसा किसी को भी डरा सकता था, और इस वक्त उसका साथ रहना उसे सुरक्षा का एहसास दिलवा रहा था। कुछ नहीं होना था मुझे, इस बात का यकीन था, तभी निकली थी। लाइफ लाइन बड़ी स्ट्रांग है मेरी, धारा धीमी आवाज में बोली। हाँ, सारा ज्योतिष ज्ञान तुम्हारे पास ही तो है, इसलिए कूद पड़ी इतने लोगों के बीच झांसी की रानी बनकर, बिना अपनी और मेरी परवाह किए। मान ने कहा तो धारा ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दी। अब जाऊं? इन्फॉर्म करना जरूरी है ना कि तुम्हें होश आ गया है? मान ने पूछा तो धारा ने पलकें झपका कर हाँ कह दिया, और मान उठकर बाहर की तरफ निकल गया। मान के जाने के बाद धारा ने फिर से आंखें बंद कर ली, और आंखें बंद करते ही वापस से कल वाला मंजर आंखों के आगे दिखने लगा। संजना के पीछे से निकलकर एक आदमी चिल्लाता हुआ उसके करीब आया और लाठी से उस पर हमला कर दिया, और उसी पल मान उसके आगे आ गया और लाठी को धारा के सिर पर पड़ने से पहले ही पकड़कर पीछे धकेल दिया। काफी बीच बचाव के बाद भी पीछे से किसी ने धोखे से उस पर वार कर दिया था। जब मान आगे वाले लोगों को पीछे की ओर धकेल रहा था, उसका ध्यान पीछे नहीं जा पाया, जिसका फायदा उठाकर एक लाठी का वार धारा के सिर पर कर ही दिया गया।
पर इस बार सुमेर जी बीच में आ चुके थे, लेकिन इस बार ने काम कर दिया था। धारा अपना सिर पकड़े खड़े रहने की भरपूर कोशिश कर रही थी जब अपनी धुंधली पड़ती नजरों से उसने संजना का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा था। गहरी नजरों से देखती संजना की निगाहों ने ही बता दिया था कि हमले धारा पर वही करवा रही है। सब कुछ याद आते ही धारा का सिर जोर से दर्द को महसूस करने लगा और उसने झटपटाते हुए गहरे सांस भरी और अपनी आंखें खोल दी। मान भी उसी वक्त वापस रूम में आया। वो उसके पास आकर बोला, क्या हुआ धारा? कमरे में आते हुए देख लिया था उसने धारा की बेचैनी को। कुछ नहीं, दिल में उठती बेचैनी नहीं बतानी थी मान को। इन्फॉर्म कर दिया है, कुछ ही देर में डॉक्टर आते होंगे, तब तक आंखें बंद कर लो ताकि आराम मिले। मान ने कह दिया तो धारा उसे देखने लगी। अब क्या बताए कि बंद आंखें ही तो परेशान कर रही हैं। बीते कल को याद करके धारा ने पूछा, वो कहाँ है? संजना के लिए पूछा था और मान भी समझ गया। पता नहीं कहाँ गई, उसी वक्त हटवा दिया था वहां से। जब तक शांति से बैठी थी डैड ने भी कुछ नहीं कहा, उसके मन की करने दी। पर अब तो हद ही पार कर दी थी उसने, और इस बार सुजीत अंकल का बिल्कुल लिहाज नहीं किया और आगे भी नहीं करेंगे। बताते हुए मान का चेहरा धारा ध्यान से देख रही थी और मान जिसकी नींद अब पूरी तरह खुल चुकी थी वो आगे बताने लगा। पता है धारा, संजना के पापा सुजीत अंकल, मम्मी सुधा आंटी और मेरे डैड एक ही कॉलेज में पढ़े हैं और तीनों बेस्ट फ्रेंड थे। और डैड को हमेशा से ही सुजीत अंकल पर बहुत भरोसा रहा था और अंकल ने भी कभी उनके भरोसे को आंच नहीं आने दी, पर इसने तो पूरे रिश्ते को ही जलाकर रख दिया है। मान धारा को बता रहा था और दरवाजे पर नॉक हुआ। दरवाजा खुला। मान और धारा दोनों की नजर दरवाजे पर गई और दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। सामने परिणीता खड़ी मुस्कुरा रही थी। गुड मॉर्निंग, दरवाजे से ही उसने शुरुआत की थी और उसे देखकर मान और धारा के चेहरे भी मुस्कुरा उठे। परिणीता के पीछे विराज हाथ में एक छोटा सा बैग था में अंदर आया और बैग को साइड टेबल पर रख दिया। तो कैसे हैं हमारे लव बर्ड्स? परिणीता ने इटलाते हुए पूछा और विराज के रखे हुए बैग को खोलना शुरू कर दिया। जबकि इस तरह से पूछने पर विराज ने बेजारी से अपना सिर हिलाया और जाकर सोफे पर बैठ गया। ये नहीं सुधरेगी, मन में सोचकर खुद को तसल्ली दी और मान वो सिर्फ मुस्कुरा कर रह गया। धारा तो सुनकर ही झेप सी गई। सबके हाल देखकर परिणीता खुलकर मुस्कुरा दी और एक वही थी जो हर किसी को भी किसी भी हाल में मुस्कुराने पर मजबूर कर दे। बैग से चाय और दूध का थर्मस निकाल कर बाहर रख दिया और ट्रे में कप और गिलास सेट करने लगी। अभी रहने दो भाभी, धारा का चेकअप नहीं हुआ है, डॉक्टर आने वाले हैं उसके बाद। परिणीता को चाय की तैयारी करते देख मान ने मना कर दिया। परिणीता ने पूछा, आप भी नहीं पियोगे क्या? थर्मस खोलते हुए हाथ रुक गए। नहीं, डॉक्टर्स आने ही वाले हैं, उनके राउंड के बाद। मान के कहने से परिणीता थर्मस वापस टेबल पर रखकर धारा के पास आ गई और मान वॉशरूम चला गया। विराज ने पूछा, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी धारा? धारा ने जवाब दिया, ठीक हूँ भैया। भाई, कल तो तुमने जान ही निकाल दी थी हम सबकी। देखो भैया का मुंह भी कैसा उतरा है। परिणीता ने धारा के पास रखे स्टूल पर बैठते हुए कहा। धारा बोली, सॉरी भाभी, आप सब परेशान हो गए मेरी वजह से। परिणीता बोली, कैसी बातें कर रही हो धारा? फैमिली है हम, कोई किसी की वजह से परेशान नहीं होता, बल्कि फिक्र करते हैं एक दूसरे की। कल सभी को तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी, पता है? दादी ने पूजा की मनौती बोली है जब तुम घर वापस आओगी। परिणीता बता रही थी और तभी रूम का गेट खुला और डॉक्टर्स अपनी टीम के साथ आ चुके थे और मान भी वॉशरूम से बाहर आ चुका था तब तक। कैसी है मिसेस शेखावत? डॉक्टर ने धारा से हाल चाल पूछकर उसका चेकअप करना शुरू कर दिया था। एवरीथिंग इज ओके मिस्टर शेखावत, सब ठीक ठाक है, आप शाम तक इन्हें घर ले जा सकते हैं। सुनकर सभी को तसल्ली हुई थी। डॉक्टर ने धारा से बात कर अच्छे से उसका चेकअप किया और कुछ प्रिकॉशन और उसकी डाइट के बारे में बताकर चले गए। विराज बोला, मान, दादी से बात करवा देना धारा की, वो बहुत चिंता कर रही थी, पर उनकी तबीयत देखकर हम उन्हें लेकर नहीं आए यहाँ। दादू ने मना किया तब जाकर मानी थी वो। डॉक्टर के जाने के बाद विराज ने मान को बताया तो उसे भी दादी की फिक्र हुई। कैसी तबीयत है अब उनकी भैया? धार ने भी फिक्र से दादी के बारे में पूछा। बीपी हाई है उनका, चिंता करती रहती है तुम सबकी। ओह,
उन्होंने दवाई नहीं ली थी क्या बीपी की टाइम से? धारा ने पूछा तो विराज बोला, दवाई तो टाइम पर ले लेती है वो, नहीं तो दादू है ही उनको याद दिलाने को। पर अभी के हालात देखकर उनको टेंशन हो रही है। मान बोला, मैं भी उनको फोन लगाता हूँ। दादी में तो जान बसती है दोनों भाइयों की। मान ने सुना तो तुरंत ही फोन उठा लिया। दादी बुआ से भी बात कर लेना मान, बहुत फिक्र कर रही है वो भी कल से। सबको रोका हुआ है बड़ी मुश्किल से यहाँ आने से। मान बोला, लगाता हूँ उन्हें भी फोन। और सुन, वो माँ को भी। विराज ने सुरेखा जी का जिक्र किया तो मान के हाथ फोन की स्क्रीन पर रुक गए और चेहरा सख्त हो गया। बेजारी से मान ने विराज की तरफ देखा। बहुत चिंता कर रही थी वो। काफी दिनों से रोज ही फोन आ रहा है उनका, और कल से तो पता नहीं कितनी बार कॉल कर चुकी है वो। ऐसा करना, थारा से बात करवा देना उनकी। विराज ने काफी मुश्किल से ये कहा, साथ में रास्ता भी सुझा दिया। पता था कि मान को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी ये बात, और वो इसके लिए तैयार भी नहीं होगा। पर आज सुरेखा जी के कई बार कॉल आए तो मजबूर होकर कहना ही पड़ा, मैं नंबर भेज देता हूँ तेरे फोन पर। मान ने कोई जवाब नहीं दिया तो विराज ने स्वयं ही निर्णय लेकर कह दिया। इधर धारा की नजर मान पर बनी हुई थी। माँ के जिक्र से ही बेचैनी महसूस होने लगी थी उसे, और ये हमेशा ही होता था। काफी सारी भावनाओं पर रोक लगा रखी थी उसने, और सामने से सिर्फ वही दिखता था जो वो दिखाना चाहता था। सुरेखा जी के लिए नफरत, पर आंखें वो कुछ और ही हाल बयान करती थी। आप मेरे मोबाइल पर उनका नंबर भेज दीजिए भैया, मैं बात कर लूंगी उनसे। माँ ने सुरेखा जी का फोन नंबर लेने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई तो ये देखकर धारा ने विराज से उनका नंबर मांग लिया। ये भी ठीक है धारा, तुम उनसे बात कर लेना। विराज ने तुरंत ही सुरेखा जी का नंबर धारा के फोन पर सेंड कर दिया। विराज मान से बोला, हम लोग निकलते हैं। मान तुम धारा का ध्यान रखना, डेढ़ भी थोड़ी देर बाद आते ही होंगे। नहीं रहने तो उन्हें मना कर दो, यहाँ आने के लिए बेकार ही परेशान होंगे। अब कोई खास जरूरत नहीं है, कुछ होगा तो मैं मैनेज कर लूंगा। आप लोगों के पास वैसे भी अभी बहुत सारे काम हैं। विराज बोला, ठीक है, फिर हम लोग दोपहर बाद आ जाएंगे। मान की बात भी सही लगी, अभी कोई खास जरूरत थी भी नहीं। यहाँ वो जाने के लिए उठने लगा तो परिणीता ने रोक दिया, रुकिए कुछ देर और फिर चलते हैं। विराज को बैठने के लिए कह परिणीता ने धारा के लिए गर्म दूध और मान को कप में चाय डाल कर दे दी। आप दोनों के लिए ब्रेकफास्ट लगा दो भैया। मान को चाय देते हुए परिणीता ने पूछा। नहीं भाभी, अभी रहने दीजिए, धारा ने इस बार मना कर दिया। ठीक है, फिर अभी नहीं लगाती मैं, तुम दोनों ही एक दूसरे का ख्याल रख लेना, ओके। दारा तुम्हारे लिए फ्रूट्स और दलिया हैं, और भैया को भी याद से करवा देना ब्रेकफास्ट, क्योंकि कल से कुछ नहीं खाया है उन्होंने। परिणीता ने बताया तो धारा ने मान की तरफ देखा जो अपने फोन में ही बिजी था। तभी तो कहा था मैंने आप दोनों को लव बर्ड्स। देखो हमारे चिड़े का चेहरा कितना उदास लग रहा है। जाते जाते भी छेड़ ही दिया, आखिर परिणीता थी वो। क्या भाभी आप भी ना। अब मां ने कहा तो सुनकर परिणीता इस बार और जोर से हंस दी। तुम नहीं सुधरोगी, चलो यहाँ से, नहीं तो परेशानी करती रहोगी दोनों को। विराज इस बार हाथ पकड़कर बाहर की तरफ निकल गया और परिणीता बाइक करती हुई विराज के साथ खिंचती चली गई। दादी को फोन लगा लिया। परिणीता और विराज के जाने के बाद धारा ने मां से पूछा तो बिना बोले ही उसने सरस्वती जी को वीडियो कॉल लगा दी और काफी देर तक उनसे बातें करता रहा। अपना ख्याल ना रखने और फिजूल चिंता करने के लिए लड़ता ही रहा, और फिर धारा से भी बात करवा दी, और थोड़ी ही देर में कलावती जी से भी बात हो चुकी थी उन दोनों की। धारा, कल रात तुम्हारी मम्मी और विशाल आए थे तुमसे मिलने। याद आते ही माँ ने धारा को बता दिया। मुझसे मिलने? खुशी और ताज्जुब दोनों के मिले जुले भाव थे पूछने में। हाँ, पर उस वक्त तुम बेहोश थी। और माँ ने धारा को विशाल के बारे में भी पूरी बात बताई कि कैसे उसकी लड़ाई हुई। ज्यादा लगी तो नहीं उसे? क्या जरूरत थी लड़ने की जब अकेला था तो? फिक्र से कहा धारा ने। मान बोला, वो तो जो हुआ सो हुआ, पर उससे भी ज्यादा ये हुआ कि उसकी नौकरी भी चली गई। धारा चौंक कर बोली, क्या इतना कुछ हो क्या मेरी वजह से? मान बोला, नहीं मेरी वजह से। ये सब भी जो भी हो रहा है ना, इसमें तुम वजह हो ही नहीं, वजह तो मैं हूँ। और तुम लोगों के साथ जो भी हो रहा है वो तो बेवजह ही हो रहा है। एक बात मानोगी? फ्रूट सैलेड की प्लेट से कीवी की स्लाइस उठाकर धारा को खिलाते हुए मान ने बड़ी उम्मीद भरी नजरों से उसकी तरफ देखा, पर धारा के चेहरे पर हैरानी
और परेशानी साफ साफ देखी जा सकती थी। बताओ मैं क्या कहती हूँ। इतना बड़ा बिजनेस है, इतने सारे वर्कर्स और एम्प्लॉय हमारे यहाँ काम करते हैं। अगर विशाल भी यहाँ काम कर लेगा तो क्या दिक्कत है? कहीं तो काम करेगा ही ना वो, तो यहाँ क्यों नहीं कर सकता? और मैं कोई फ्री की तनख्वाह तो दूंगा नहीं, उसे काम के बदले में दूंगा ना। जैसा दूसरी जगह होता है वैसे ही यहाँ होगा, ये कोई एहसान नहीं है। मान ने अपनी बात समझाते हुए कहा। हाँ मैं मानती हूँ आप सही कह रहे हैं, पर विशाल वो नहीं मानेगा। और ऊपर से उसका स्वभाव। धारा को जो शंका थी वो बता दी। स्वभाव की बात तो करो मत, वह सिर्फ बोलने में रूढ़ है, बाकी दिल का बहुत साफ और अच्छा है, ये मैंने देख लिया है। उसके कैसे भी बोलने से किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है, तुम मना लो बस उसे एक बार। कहते हुए सेब का टुकड़ा भी उसने धारा के मुंह में डाल दिया। धारा बोली, आप क्यों नहीं बात कर लेते? आपका लिहाज करेगा, आप कहिए ना उसे, वो मान जाएगा। मुझे तो वो साफ मना कर देगा आसानी से। मान ने कहा, तुम्हें क्या लगता है मैंने कहा नहीं होगा? उसने सुनते ही साफ साफ मना कर दिया, बिना किसी लिहाज के, वो भी बहुत बुरी तरह चिढ़कर। मान का बताते हुए मुंह बन गया। धारा बोली, आपने पूछ भी लिया और फिर मुझसे उम्मीद लगा रहे हैं कि मैं बात करूं उससे? गलत फहमी है आपकी, वो नहीं मानने वाला। और इस बार सेब का टुकड़ा उठाकर धारा ने मान के मुंह की तरफ बढ़ा दिया। हाँ कल रात को ही बात कर ली थी, जब पता चला कि उसकी जॉब चली गई। धारा के हाथ से सेब खाते हुए मान ने बताया। धारा बोली, ठीक है फिर मैं भी बात करके उसे समझाने की कोशिश करूंगी। आई होप कि वो मान जाए। मान ने कहा, कोशिश करना, वो जरूर मान जाए, यह जरूरी है उसके लिए। धारा ने पूछा, पर आपने नाश्ता नहीं किया अभी तक? उसने मान को याद दिलाया तो मान बोला, पहले तुम ये सब फिनिश करो और दवाई खा लो अपनी, उसके बाद पहले मैं नहाऊंगा फिर ब्रेकफास्ट करूंगा। और तुम ऐसा करो, मम्मी जी से बात करो, उनसे कहना कि मैंने रिक्वेस्ट की है वो बनाए विशाल को। धारा बोली, हाँ आपकी बात तो वो बहुत मानती हैं, इतने सालों में जो मैं नहीं कर पाई आपके एक बार समझाने से समझ गई, वरना पापा को उनके किए की सजा दिलवाना तो दूर की बात थी, वो कुछ कहती तक नहीं थी उन्हें। मान बोला, ऐसी बात नहीं है, मेरे समझाने पर से वो समझ गई, उन्हें सब कुछ पता है जो भी तुम्हारे पापा ने उनके और तुम सबके साथ किया। बस बात आ जाती है यहाँ परवरिश की, जो हमारे समाज में हर लड़की को दी जाती है कि पति को परमेश्वर समझो, जो भी वो करे या कहे सब कुछ स्वीकार करो, उसी से तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का अस्तित्व है। ये बातें हमारे यहाँ की हर लड़की और स्त्री में कूट कूट कर भरी जाती हैं, और उसी का परिणाम है तुम्हारी मम्मी की सोच, जिसमें से निकलना बहुत मुश्किल था। पर ये सब आसान किया तुम्हारे पापा के कर्मों ने। जो भी वो करके बैठे थे उसकी वजह से पूरा घर हर वक्त प्रभावित और परेशान रहा है। और ये बात तुम्हारी मम्मी बोलती नहीं थी, पर जानती तो थी ही, इसलिए जब उनको पकड़कर ले जा रहे थे वो कुछ नहीं बोली और ना ही विशाल ने कुछ किया उनके लिए। बाकी ये तुम्हारे दोनों भाई बहन वो वैसे ही कुछ नहीं कर सकते थे। मयंक जी के साथ जो कुछ भी हुआ था वो सब मान ने कराया था, और बात अब धारा को पता चल चुकी थी, इसलिए अब धारा मान से सब पूछना चाह रही थी कि कैसे उसने सब कुछ किया, और मान उसे बता रहा था। हाँ सही है, पर ये मम्मी के लिए ज़रूरी था, नहीं तो वो हमेशा ही मम्मी को मैनिपुलेट करते ही रहते और घर का माहौल और बद से बदतर हो जाता। सबसे ज़्यादा मम्मी की बची हुई लाइफ वो और ख़राब होती उनके साथ। पर उनकी दूसरी वाइफ वो कैसे तैयार हुई इस सब के लिए? मान बोला, वो तो तैयार ही थी, बल्कि उनको तो तुम्हारे पापा ने ही तैयार किया था, वहां भी कम कारनामे नहीं करके आए हैं वो। जो इल्जाम उन्होंने लगाए वो सब सही भी थे, मुझे ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ा, बस उनके फादर से कहा और काम हो गया। धार ने पूछा, अब कहाँ रहेंगे बाकी वो? दोनों तरफ से तो निकाल दिया उन्हें। मान ने उसे देखकर पूछा, तुम्हें फिक्र हो रही है उनकी? नहीं, फिक्र उनकी नहीं मम्मी की होती है, कहीं जगह नहीं मिली तो बाद में फिर कहीं मम्मी के पास ना आ जाए। मान धारा को समझाते हुए बोला, देखो आना तो उनको यही पड़ेगा, कोई और जगह है भी नहीं जहाँ वो जाए, और इस उम्र में तुम्हारी मम्मी उनसे डिवोर्स लेने से रही। हालांकि मैंने उनको पूछा भी था, पर पता था वो इसके लिए नहीं मानेगी, पर उनको सुधारने के लिए इतना मान गई, वही बड़ी बात है। अब क्या करना है उसमें, विशाल का कैरेक्टर मैन है, सब उस पर डिपेंड करता है, बाकी सब मैं आराम से कर दूंगा, तुम बस विशाल को मना लो जॉब के लिए। धारा ने असमंजस से पूछा, विशाल? वो कैसे, क्या करेगा इन सब में?
तुम सवाल ज्यादा पूछ रही हो थारा। पहले ये काम हो जाए फिर मैं क्या बताऊंगा, तुम खुद ही अपने आप देख लोगी और समझ जाओगी। इसलिए कह रहा हूँ कि उससे बात करो और मनाओ कि वो अपने यहाँ काम करने को राजी हो जाए। धारा बोली, ठीक है फिर मैं कोशिश करती हूँ उसे मनाने की। वैसे एक बात और पूछूं, आप सही सही बताएंगे उसका जवाब? मान बोला, पता है क्या पूछने वाली हूँ, यही ना कि मैंने ये सब क्यों किया और किस लिए किया। धारा की तरफ उसकी दवाई बढ़ाते हुए मान बोला, साथ में मुस्कुरा भी दिया। धारा बोली, आपको पता था कि मैं क्या पूछने वाली हूँ? अच्छा चलो पता था, तो फिर जवाब दीजिए ना मेरी बात का प्लीज। मान बोला, अच्छा ये बताओ कि तुम मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए ये सब क्यों कर रही हो, क्यों इतना सब सह रही हो? मान के पूछने पर धारा कोई जवाब नहीं दे पाई, क्योंकि कुछ बातें होती हैं जिनको कहना जरूरी नहीं होता, वो दिख जाती हैं। और धारा का परिवार और मान के प्रति प्रेम दिखता था। इस सब की वजह कहने या बताने की कोई जरूरत थी भी नहीं, ना ही वो ऐसा बोल सकती थी। एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल यही जवाब मेरा भी है, जिसे बिना कहे बिना बोले समझा जा सकता है। कुछ बातें बिना कहे भी समझ में आती है धारा, जैसे तुम्हारे पास कोई शब्द नहीं है इस वक्त बताने को, पर समझ में आता है ना बिना कहे सब कुछ। तुम भी समझ लो ना। और फिर भी नहीं मानो तो यही कहूंगा कि मेरी फैमिली को तुमने अपना माना है, तो मैंने भी तुम्हारी फैमिली को अपना मानकर ये सब किया है। समझ में आ गया ना? धार ने सिर्फ अपनी गर्दन ही हिलाई। हाँ में शब्द तो अब भी गुम थे। मान के जवाब से निशब्द रह गई थी धारा। मान अब उठते हुए बोला, मैं नहाने जा रहा हूँ और आपका ब्रेकफास्ट हो? धार ने पूछा, कहा ना नहाने के बाद खा लूंगा, भाभी बता रही थी कल से कुछ नहीं खाया आपने। धार ने कहा तो मान बोला, कैसे कहा था तुम्हें बताओ, खाया जाता मेरे से इन सब हालातों में? तुम्हें उस हाल में पूरी रात बेहोश देखकर कैसे मन हो जाता मेरा खाने का? तुम खा सकती थी मुझे अपनी जगह देखकर। धारा उसकी बात सुनकर बोली, नहीं, पर आप ऐसा मत बोलो। देखा, खुद से सुना भी नहीं गया, पर मुझे भूख लगी है जोरों से अब, इसलिए मुझे नहाने के लिए जाने दो ताकि मैं ब्रेकफास्ट कर सकूं और तुम अब आराम करो। मान के कर वो शो में चला गया। थोड़ी देर बाद वो शावर लेकर बाहर आया तो धारा ने उठकर उसे नाश्ता लगाना चाहा, पर मान ने उसे रोक दिया और खुद के लिए नाश्ता निकाल लिया। नाश्ता करने के बाद वो वापस धारा के पास आया, पर धारा अब दवाई के असर से नींद में जा चुकी थी। मां ने पास आकर उसके सिर को प्यार से सहलाया और उसी के पास बैठ गया। उसे धारा के पास बैठकर बहुत सुकून मिल रहा था। इन कुछ दिनों में संजना की वजह से जो भी घटित हुआ, इससे मान को धारा को लेकर अपनी फीलिंग्स समझ आ गई थी। कुछ दिनों पहले बनाए अनचाहा रिश्ता अब जन्म जन्म का रिश्ता लगने लगा था मान को। कल धारा को उस हाल में देखकर उस पर क्या गुजर रही थी, ये बस वही जानता है। धारा के बिना अब वो अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। वो धारा के मासूम से चेहरे को निहार रहा था, जिसे देखते हुए उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई थी। इधर धारा हॉस्पिटल में एडमिट थी और उधर संजना को सुमेर जी की हवेली के बाहर से अब हटा दिया गया था। संजना का सारा साजो सामान, गद्दे, दरी, तंबू सब उखड़ चुका था। इस हादसे की वजह से हवेली की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी। सुमेर जी ने अब सबको बिना सिक्योरिटी के बाहर जाने से मना कर दिया था। उन्होंने हमेशा उसूल पसंद जिंदगी गुजारी है। एक दो बिजनेस राइवल को छोड़कर उनकी किसी के साथ कभी भी कोई दुश्मनी नहीं थी। विजेंद्र ठाकुर के अलावा कोई भी बिजनेस राइवल फैमिली को कभी भी बीच में नहीं लाया था, इसलिए उन्हें कभी भी किसी से भी कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। यहाँ तक कि जब उनकी पत्नी सुरेखा जी ने उनसे तलाक मांगी तो उन्होंने सहज भाव से उसे स्वीकार किया और बिना किसी हंगामे और शोर शराबे के चुपचाप तलाक हो गई और उन्होंने दूसरी शादी कर ली। सुमेर जी ने सुरेखा जी को कभी भी बच्चों से मिलने पर भी पाबंदी नहीं लगाई। इतने सहज विचारों वाले सुमेर जी के साथ संजना नीच तक की हद तक खेल रही थी। अगर वो पहले ही सुमेर जी से कह देती कि वो मान को पसंद नहीं करती तो वो ये रिश्ता कभी करते ही नहीं, भले ही मान संजना को कितना भी चाहता। पर अब सब कुछ बदल चुका था। सुमेर जी बस अदालत में पहली हियरिंग के इंतजार में थे। वो जो कुछ भी करना चाहते थे कानून के दायरे में करना चाहते थे, ताकि भविष्य में कोई मान और धारा पर उंगली ना उठा सके। संजना भविष्य में और कुछ भी कर सकती है, इसलिए सब कुछ सोच समझकर ही करना होगा। शेखावत परिवार की तरफ आने वाला हर रास्ता
वो संजना के लिए खत्म कर देना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने प्रयास भी शुरू कर दिए थे। उनके पास इतने सबूत थे कि एक दो हियरिंग में ही केस खत्म हो जाएगा, पर फिर भी वो और रघुवीर जी वकील के साथ बारीकी से हर चीज पर चर्चा कर रहे थे और छोटे से छोटे सबूत को भी इकट्ठा कर रहे थे। इधर संजना हवेली के बाहर से तो हट गई थी, लेकिन शहर में चंगे चंगे अब भी प्रदर्शन कर रहे लोगों के साथ शामिल हो रही थी और उल्टी सीधी छोटी कहानी सुनाकर लोगों की सिंपैथी हासिल कर रही थी। लोगों की उसे भरपूर सहानुभूति मिल रही थी। इन सब के बीच कलावती जी भी धारा से मिलने आ रही थी। इन दोनों जो भी हालात बने, संजना ने जो भी कांड किए उससे वो बहुत नाराज थी संजना से। उनका दिल पहले से ही संजना के खिलाफ नफरत से भरा हुआ था और अब तो वो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। पर धारा के लिए अब उनकी सोच बदल गई थी। इस मुश्किल वक्त में धारा ने जैसे खुद को मजबूत बनाकर सब कुछ संभाला, उससे वो बहुत खुश थी और उन्होंने मान लिया था कि मान के लिए धारा से अच्छी कोई लड़की हो ही नहीं सकती थी। इनकी जोड़ी भगवान ने बनाई है। वो हॉस्पिटल में जाकर धारा से मिली और उसे ढेरों आशीर्वाद दिए। धारा भी दादी बुआ के इस बदले व्यवहार से खुश थी। धारा और मान से मिलकर दादी बुआ हवेली चली गई और अब जब तक संजना नाम का ग्रहण उनके भाई के परिवार के ऊपर से नहीं हट जाता, वो यहीं रहने वाली है। इस मुश्किल घड़ी में वो सबको अकेले नहीं छोड़ सकती। सरस्वती जी भी खुश थी कि चलो अब वो कम से कम जीजी से अपना मन तो हल्का कर लेंगी। ये संजना तो सिरदर्द बनकर रह गई है उनके परिवार के लिए। अब बस जल्दी से सब कुछ ठीक हो जाए और संजना नाम का ग्रहण उनके घर परिवार से हट जाए। सरस्वती जी और कलावती जी ने सब कुछ ठीक होने के बाद पूजा और माता के लिए भंडारे का आयोजन करने की मनौती मांग ली थी। शाम को धारा को हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने वाली थी और सरस्वती जी ने परिणीता से पूजा की थाल तैयार करने को कह दिया था। अब आरती करके ही वो बहू का स्वागत करेंगी। इधर संजना पल पल आग में जल रही थी। मान का धारा को अपनी बाहों में उठाना उसके मन मस्तिष्क पर छप गया था। इस समय मान के चेहरे के भाव देखकर कोई भी समझ सकता था कि मान धारा को कितना चाहता है। मान तो उसे चाहता था, पर फिर वो 2 टके की लड़की को कैसे चाह सकता है। उसने उस डाउन मार्केट लड़की को उसकी जगह दी है, यह उससे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। वो भी नीतू के साथ केस पर लगी हुई थी। वो ये सोचकर खुश थी कि उसने मान के फोन से उसने अब अपनी और वंश की सारी वीडियो डिलीट कर दी है, तो मान के पास अब कोई सबूत नहीं है उसके खिलाफ। अब वो सबके सामने साबित कर देगी कि मान की शादी उससे ही हुई है, ना कि धारा से। पर वो इस बात से बेखबर थी कि मान के पास एक ऐसा सबूत भी है जो उसकी सारी चालों को उसी पर उलट देगा। अब तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि मान संजना को उसकी औकात कैसे दिखाएगा और कैसे संजना के सारे खेल को उसी पर उलट देगा। आगे क्या होगा? क्या मान सुरेखा जी से बात करने लगेगा? क्या धारा और मान के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा, या फिर उन दोनों की जिंदगी में फिर से कोई घटना घटित हो जाएगी? क्या संजना अदालत में खुद को मान की पत्नी साबित कर पाएगी? धारा संजना के झूठे इल्जाम कैसे सहेगी? देखिए इस कहानी के अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन बाय बाय।